एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करते हैं स्वागत हेमांग जानी साहब का, मेहुल कोठारी साहब का। हेमांग सर सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सारे पैनल मेंबर्स को भी गुड मॉर्निंग। मेरी एसपीएल मिड कैप में जो पहली पिक है लॉन्ग टर्म के लिए वो है त्रिवेणी टर्बाइन। तो अनिल जी, केपेक्स और कैपिटल गुड्स जो है वो एक आउटलायर सेक्टर के तौर पे उभर के आया है और उसमें जो कंपनीज हैं, हालांकि मार्केट और ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस देखी है, ये एक सेक्टर है जो काफी अच्छे से होल्ड आउट कर रहा है। तो त्रिवेणी टर्बाइन इस सेक्टर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो पावर इक्विपमेंट बनाती है और इसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि उसकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, अबाउट $4.2 बिलियन, और उसमें लगभग 26.5% की ग्रोथ हमने देखी है। जो क्वार्टरली नतीजे आए थे वो भी बहुत ही बेहतरीन थे और लगभग प्रॉफिट ग्रोथ 43% का था। तो हमें लगता है कि केपेक्स थीम जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक बढ़िया स्टॉक है। इसका जो टेक्निकल सेटअप है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो इसमें 380 के टारगेट के साथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 80 का रखें लक्ष्य और त्रिवेणी टर्बाइन में करें निवेश, ये राय है आपके लिए हेमांग सर की तरफ से। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर आपका लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, देखिए मेरा लॉन्ग टर्म पिक है रूट मोबाइल्स। इसको देने का कारण ये है कि एक समय ऐसा था जब ये स्टॉक तकरीबन 2200-2300 पर ट्रेड कर रहा था, 2021 की बात है। वहां से कंटिन्यूअस करेक्शन है, बट ये करेक्शन थोड़ा सा हॉल्ट होते दिख रहा है, बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के नजदीक है ये काउंटर। और अगर मैं देखूं तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट कंफर्म होगा 1350 के ऊपर, बट हम इसको प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक काउंटर बाय करना चाहिए 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। 1330 का करंट रेट है अनिल जी और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का, और अपसाइड मैं समझता हूं कि 1550 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके 1550 तक के लिए रूट मोबाइल में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई। 1220 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना रहेगा आपके लिए, निवेश करना रहेगा आपके लिए, ठीक मेहुल जी की राय। आइए बढ़ते आगे, सुमित जी तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर आपके लिए। सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और जो स्टॉक अभी मेरे रडार में आया है सेल साइड में, वो स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 397, 398 फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव है। पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद आज स्टॉक ने ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिखाया है और अब यहां से ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकती है। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 390 वाला पुट ₹9.10 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बलरामपुर चीनी के अंदर पिछले 2 दिनों के जो लो है 390 के, जैसे ये ब्रेक होंगे तो 10 से 15 रुपए का फॉल नीचे में देखने को मिलेगा। 380, 375 रुपए तक के लेवल बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए 390 का पुट खरीदारी करें, 6 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 12 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 15 रुपए का। 1 से 2 दिनों का ये ट्रेड है, 6 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है, 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट से। ओके बलरामपुर चीनी का पुट ऑप्शन खरीदें 390 वाला ₹9.10 में, और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और 6 रुपए का स्टॉप लॉस 12 से 15 के टारगेट के लिए करना है खरीदारी। तो ये है ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने के। आज ही बैंक से बाहर इसीलिए आए, सुमित जी के लिए आया है, पुट के लिए, है ना। चलिए सुमित जी के लिए बैंक से बाहर आया और सुमित जी प्रसन्न दिख रहे हैं। एक मौका तो मिला कम से कम, जो बाहर आया उसको भी। सुमित जी बाकी स्टॉक भी तो थे, कहीं और भी तो दे सकते थे आप। अनिल जी, ये स्टॉक ने ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि जो 3-4, और वैसे भी अनिल जी ये स्टॉक जब चलता है उसके बाद 5-7 दिन कंटिन्यू गिरावट दिखाता है। मतलब ये स्टॉक तेजी एक दिन करता है, गिरावट ज्यादा दिखाता है, तो इसको सेल में पकड़ना ज्यादा बेटर है। ओके चलिए, शॉर्ट साइड पर बेहतर है, ये है राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक्स का वक्त है। हेमांग सर बताएं आपकी पोजिशनल पिक। लॉन्ग टर्म आपने त्रिवेणी को चुना है, पोजिशनल पिक कौन सी है सर?
अनिल जी, पोजिशनल पिक में मैंने लिंडे इंडिया को चुना है और ये कंपनी एक एमएनसी कंपनी है और उसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस का है और मेटल सेक्टर के साथ उसकी जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी हद तक लिंक्ड है और हमें लगता है कि जिस तरह की हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के अंदर भी ग्लोबली काम कर रहे हैं ये लोग, उसका एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है और जो क्वार्टरली नतीजे थे वो काफी बेहतर थे ये क्वार्टर के और ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक टेक्निकल सेटअप भी देखा है। कंपनी ने लगभग 4000 का लेवल क्रॉस कर दिया है वेरी रिसेंटली, तो टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये 4400 तक की एक मूव दे सकता है और एमएनसी कंपनी भी है तो इसके अंदर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से काम किया जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए लिंडे इंडिया ये स्टॉक खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए हेमांग सर की तरफ से। मेहुल जी बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, मेरी सेकंड पोजीशनल पिक जो है वो है मैक्स हेल्थकेयर। मैक्स हेल्थकेयर एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक 465 के ऊपर ब्रेकआउट आया और मैं समझता हूं इसका 60 से 70 रुपए अपसाइड का टारगेट बनता है, तो 475 के पास इसको खरीदना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 450 का और अपसाइड टारगेट मुझे लग रहा है 525 का। आसानी से 15-20 दिन में देखने को मिल सकता है। 15 से 20 दिनों में मैक्स हेल्थ केयर में 450 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी, 525 रुपए तक के लक्ष्य के लिए करने की है आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आइए न्यूज पर व्यूज में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से। एमएसएमई और हाउसिंग फाइनेंस के लोन्स पर फोकस करने वाली ये एनबीएफसी है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी होम लोन देने का कारोबार करती है कंपनी। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और इनडायरेक्ट लेंडिंग का कारोबार है कंपनी का खास तौर पर, और 25,000 के आसपास के एमएसएमई लेंडिंग में एक्टिव अकाउंट है और हाउसिंग फाइनेंस में भी 22,000 के आसपास एक्टिव अकाउंट कंपनी के पास है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल एडवाइजरी का 25 साल से लंबा गहरा अनुभव रखते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट इनोवेशन, क्लाइंट के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का लंबा गहरा अनुभव और महारत राजेश शर्मा साहब को हासिल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपके राइट्स इशू के साथ ही करना चाहता हूं। 13 तारीख को आपने बोर्ड मीटिंग की थी और उसमें आपने राइट्स इशू का अनाउंसमेंट किया फरवरी में। अब आपका राइट्स इशू भर चुका है, जरा डिटेल्स बताएं राइट्स इशू को लेकर किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है और क्या डिटेल्स हैं वो समझाएं सर। तो जो राइट इश्यू है उसको रेस्पॉन्स काफी अच्छा मिला। राइट इश्यू का साइज जो करीबन 1440 करोड़ का है और 1440 करोड़ के सामने करीबन 1540 करोड़ से ऊपर की सब्सक्रिप्शन आई है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जितना उनका इंटाइटलमेंट था वो पूरा सब्सक्राइब किया है। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने और अप्लाई किया है, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। ये नेटवर्थ में ऐड होने के बाद में कंपनी की नेटवर्थ करीबन 3500 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी और ये अगले 5-6 साल की ग्रोथ के लिए कैपिटल पर्याप्त होगी। कैपिटल एडुकेसी रेशियो करीबन 45% के आसपास हो जाएगा इसके बाद। तो इससे कंपनी का जो आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने का प्लान है वो काफी तेजी से उसको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करते नजर आए। एक तो आप नेचुरली कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन इस कैपिटल बढ़ने के साथ साथ जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं वो जरा समझाएं। तो अभी इस कैपिटल का यूज तो कैपिटल को शोरअप करने के लिए होगा। इसमें से कुछ कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में जाएगी और कुछ कैपिटल यहाँ रहेगी और इस कैपिटल के बेस पे जो है हमें उम्मीद है कि हमारी रेटिंग भी अपग्रेड होगी, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड हमारा नीचे आएगा। और लैंडर्स जो हैं, जब आप ग्रोथ करते हो 30-40% साल दर साल, तो लैंडर को एक कंफर्ट के लिए आपकी नेटवर्थ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि स्टेशनरी रिक्वायरमेंट 15% ही है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी आपकी अच्छी होती है तो आपको ग्रोथ करने में, प्लान बनाने में, एक्सपांशन करने में थोड़ा सा एक इजी होता है और आप 3-4 साल की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं।
एक्सेस कैपिटल होने का ये बड़ा फायदा है, इसलिए 15% के बजाय आप कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो 45% तक ले जा रहे हैं इस राइट्स इशू के बाद। आपने कहा थोड़ा पैसा आपका एमएसएमई लैंडिंग में रहेगा, थोड़ा हाउसिंग फाइनेंस में भी जाएगा। ये बताएं सर, दोनों वर्टिकल्स में इस वक्त किस तरह का बिजनेस आउटलुक आपको नजर आ रहा है? तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ है वो करीबन 50-55% ईयर आफ्टर ईयर है। एमएसएमई में ग्रोथ करीबन 35% की है। दोनों में डिमांड बहुत है, दोनों ही ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें बहुत सारे नए प्लेयर भी आए। आज करीबन रूरल और सेमी अर्बन एरिया में ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको बैंक फाइनेंस नहीं दे पाता है, और एज पर क्रिसिल एंड सिडबी ऐसे सेगमेंट में करीबन 50 मिलियन 5 करोड़ ऐसे कस्टमर हैं जो आज भी जो बैंकिंग के से परे हैं, जिनको पैसा नहीं मिल पाता है, और ये इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। करीबन 35% एक्सपोर्ट का डायरेक्टली ये एमएसएमई सपोर्ट करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो डिमांड की कोई कमी नहीं है। आई थिंक इसके अंदर में जो है कि आप अपनी प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें, कैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल में करें, बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, बाजार में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आपके ये दो मेन सेगमेंट के अलावा बाकी सेगमेंट्स का एक बार अंदाजा दें, वहां पर किस तरह की ग्रोथ आपको बिजनेसेस में दिख रही है? तो हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, अगस्त 2022 में हमने लॉन्च किया है गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में हमें मार्च तक हम करीबन 600 ब्रांच उसको एक्टिव कर देंगे, और अगले साल में हम 150 से 200 ब्रांच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है ब्रांच एक्सपांशन से हमारा जो है प्रोडक्ट और क्रॉस सेलिंग भी शुरू होगा। तो गोल्ड लोन में हमें काफी संभावनाएं नजर आती है। एक साल हमारे इन्वेस्टमेंट के फेस में रहेंगे, जहां पे हमें हर ब्रांच को एक ब्रेक इवन पे लाना होता है, पैसा इन्वेस्ट करना होता है, पूरा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रूम लगाना होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम लगाने होते हैं, कैमरा वगैरह के। लेकिन ये काफी बड़ा सेगमेंट है जहां पे आप कस्टमर को एक अच्छी रेट पे छोटी अवधि के लिए एक लोन देते हैं, उसकी तुरंत रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो गोल्ड लोन भी हमारा काफी अच्छा सेगमेंट रहेगा, और हमें लगता है कि 3-4 साल में गोल्ड लोन एमएसएमई इक्वली करीबन पूरे बुक का 30% का करीबन जो एयू में कंट्रीब्यूट करेंगे। शर्मा साहब, एक बात और बताएं कि जिस तरह से ब्याज दरें तेजी से बढ़ रही हैं, हमारे भी आरबीआई की तरफ से लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है, किस तरह का असर आपके बोरोइंग और लेंडिंग पर पड़ रहा है? तो क्या कुछ आपको फंड्स महंगे लेने पड़ रहे हैं या आप पास ऑन कर पा रहे हैं? ये दोनों का ब्याज दरों का जो एडजस्टमेंट है वो समझाएं। तो इंटरेस्ट रेट है जो पिछले एक साल में बार बैंकों की इंटरेस्ट रेट बढ़ती रही है। हमारी बोरोइंग मोस्ट ऑफ द जो एमसीएलआर लिंक है वो हर साल एक एनुअल रीसेट होता है। तो एक तो जो अब रीसेट जब हो रहे हैं तो वो सारी की सारी इंटरेस्ट रेट करीबन 1% से बढ़ जाएगी, और जो नए लोन आ रहे हैं वो भी करीबन 1 से 1.25% महंगे आ रहे हैं जो पिछले एक साल पहले होते थे। तो इंटरेस्ट कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है। हमारे लोन कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेमी फिक्स्ड, एक होते हैं फ्लोटिंग वाले कस्टमर जो हैं करीबन हमारे 55% हैं, उनको हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा पा रहे हैं। और जो हमारे फिक्स रेट के कस्टमर हैं जो 3 साल के बाद में फ्लोटिंग पे कन्वर्ट होते हैं, तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो 3 साल के अंदर हैं और फिक्स पे हैं उनके इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो आपको थोड़ा सा उसमें नुकसान होता है, तो जब इंटरेस्ट रेट घट रही होती है तो उन कस्टमर से की रेट आपको कम नहीं करनी होती है। तो ये साइकिल है जो लॉन्गर टर्म में पैन आउट होके कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, इस साल हमारे मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर है, बट अभी जो कैपिटल इन्फ्यूज हुई है और जो नई बोरोइंग आ रही है, नई बोरोइंग सारी में हम लोग पूरी रेट को जो है नई रिवाइज रेट पे लैंडिंग कर रहे हैं, तो वहां हम अपना स्प्रेड को मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, जो पुराने कुछ जो आपके वेरिएबल हैं वहां पर दिक्कत है, अदरवाइज नई लैंडिंग में आप मार्कअप करके कर पा रहे हैं। राजेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और अपने राइट्स इशू पर विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और साथ ही कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमें विस्तार से आपने बताया। धन्यवाद आपका। और बाजार फिर से कमजोर होते दिख रहे हैं, अब दिन के निचले स्तरों की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश निफ्टी बैंक निफ्टी तो आ ही चुका है, इनफैक्ट आज 17,100 को तोड़ता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और बैंक निफ्टी 39,400 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो दबाव है, आज इंट्राडे में भारी उतार चढ़ाव अब तक शुरुआती कारोबार में बिल्कुल देखने को मिल ही रहा है। लगातार प्रेशर भी है और लगातार रिकवरी के भी माहौल बनते दिख रहे हैं। देखते हैं फिर से रिकवरी होती है या नहीं, आगे क्या कुछ होता है। आइए पोजिशनल पिक के बाद अब शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए। हेमांग सर और मेहुल कोठारी साहब दोनों ही हमारे साथ। मेहुल जी बताएं सर,
आपकी शॉर्ट टर्म पिक? अनिल जी, मेरी शॉर्ट टर्म पिक है आज की राइट्स लिमिटेड इसलिए बिकॉज 3 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था और बड़ा मूव देखा था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, पुल बैक भी आया है, 350 से ही ये काउंटर चला था और फिर से 350 पर मिल रहा है, तो एक 335 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 380 का। ओके, 380 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 335 का स्टॉप लॉस। और हेमांग सर से भी समझा जाए उनकी शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक है मैक्स हेल्थ, टारगेट प्राइस 535। कंपनी अच्छा काम कर रही है, एवरेज रेवेन्यू पर जो ऑक्यूपाइड बेड है उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट है और कैपिटल लाइट मॉडल के ऊपर कंपनी काम कर रही है। टेक्निकल जो सेटअप है वो भी बहुत बढ़िया है और उसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा गया है, तो इसमें हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है विद द प्राइस टारगेट ऑफ 535 रुपीज। ओके, 535 का टारगेट। तो मैक्स हेल्थ केयर व्यूज मिल रहे हैं हेमांग सर और मेहुल जी के। 525 मेहुल जी का टारगेट और हेमांग सर 535 का टारगेट, यहाँ पर आप रख सकते हैं नजर दोनों काउंटर्स पर। आइए एक बार जरा बाजार पर नजर डालें, क्योंकि 17,100 अभी तोड़ा है और अब डेज लो पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं। और जो फ्रेश सेलिंग आई है वो आईटी की तरफ से आई है, तो सारे आईटी स्टॉक्स का योगदान ज्यादा आया है इस गिरावट में। बैंक निफ्टी तो 150 पॉइंट नीचे है, बट इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना फिसलते हुए आपको दिख रहा है। इन्फो एज में आपने गिरावट आई है। एल&टी टेक आपको फिसलते हुए दिखा है इस समय। बाकी दिग्गज आईटी स्टॉक्स भी फिस रहे हैं। एल&टी टेक में भी एक फास्ट फॉल है, बट इंटेलेक्ट डिजाइन में एक 5% का ब्रेकडाउन है और पिछले 2 मिनट में ये ब्रेकडाउन हुआ है। उससे पहले ठीक दिख रहा था काउंटर। वैसे सारे आईटी मजबूत हैं, बट इंटेलेक्ट एक बार देखिए 5% का सडन ब्रेकडाउन इस चार्ट में आते हुए दिखा है। उससे पहले इतना खराब नहीं चल रहा था ये काउंटर। एक बार इसकी चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखिए, सडन ये जो ब्रेकडाउन आया है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपांशु। चार्ट पर हम एक ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं और ये स्टॉक काफी अरसे से अंडर परफॉर्म भी कर रहा था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक मेजर सपोर्ट है यहाँ 400 के आसपास। ये लेवल्स अगर टूट गए तो इस स्टॉक में आपको 40-50 रुपए की भी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें, कोई खरीदारी की राय इस स्तरों पर नहीं है और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना पर राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आनंद सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन वहीं से करते हैं शुरुआत। एसवीबी पिछले 4-5 दिनों से हमें बहुत सारा सुनने को मिला है एसवीबी को लेकर, उसके असर को लेकर। बताएं सर, आपका क्या असेसमेंट है, कितना गहरा मामला हो सकता है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2008 जैसे मामले की शुरुआत है। आपने तो वो भी समय पूरा नज़दीकी से देखा है, एनालिसिस किया है। बताएं सर, कितना सीरियस मामला है ये? देखिए, 2008 जैसा मामला नहीं है। 2008 में कुछ हद तक फ्रॉड आप कह सकते हैं हो चुका था, क्योंकि आपने जिस तरह की सिक्योरिटीज बेचे थे वो आपको पता था कि उसमें रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ने दी है वो एक्चुअली उतनी होनी नहीं चाहिए और कहीं भी सिस्टमिक रिस्क हुआ तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सिंपल एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मामला है। एसवीबी बैंक ने शॉर्ट टर्म बोरो करके लॉन्ग टर्म लेंडिंग कर दिया और उसके कारण जब उनके ऊपर एक सडन झटका आया कि डिपॉजिटर्स ने पैसा वापस मांगना शुरू किया, तो आपके पास सिक्योरिटीज बेचने का मौका नहीं था और उसके साथ साथ लॉस इतना हो चुका था क्योंकि आपकी यील्ड 1.6% थी जबकि बाजार की यील्ड 5% से ऊपर थी। तो अगर आपने मार्क टू मार्केट लॉस किया होता तो उतना आपका नेटवर्थ जीरो हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये सिंपली बैड मैनेजमेंट है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मामला है। सेकेंडरी इफेक्ट ज्यादा है बनस्बत प्राइमरी इफेक्ट जो है वो ज्यादातर कंटेन हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके सारे डिपॉजिटर्स को गारंटी कर दिया कि पैसे वापस आ जाएंगे, तो कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं होगा प्राइमरी इफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। सेकेंडरी इफेक्ट ये हो सकता है क्योंकि इनका एमबीएस पोर्टफोलियो था, यानी कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी था, जो कि यूएस फेड ने खरीदना बंद कर दिया है, तो उसकी यील्ड थोड़ी सी बढ़ सकती है और उसका प्रभाव बाकी बैंकों पर और जनरली मॉर्गेज रेट्स के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है। वो थोड़ा सा ऊपर जाने की फिर से संभावना है और इसका कारण ये और इससे प्रभाव ये होगा कि यूएस मार्केट में
रियल एस्टेट में स्लो डाउन आने की संभावना पूरी बढ़ जाती है और कुछ हद तक डिफॉल्ट होने की भी संभावना हो सकती है। इंडिया में ऐसा दोनों में से कोई भी प्रभाव मुझे नहीं लगता कि ट्रांसलेट होगा। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो पोर्टफोलियो सेलिंग शायद इसलिए है क्योंकि जनरली कुछ हद तक पैसा वापस जा रहा होगा FIIs का, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना इसके कारण मुझे नहीं लगती। वैल्यूएशंस अलग बात है, वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच्ड हैं और क्योंकि माहौल जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ने का माहौल है, इसलिए वैल्यूएशन और कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन SVB पर से के कारण बाजार में और गिरावट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए कम से कम ये आराम है कि संकट 2008 जितना बड़ा गहरा नहीं है और बाजार में गिरावट भी ज़्यादा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार थोड़े ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। पिछले साल तो हम FIIs की बिकवाली बचा ले गए, लेकिन इस बार क्या वजह कि छोटी बिकवाली में भी बड़ा असर आता दिख रहा है सर? मेरा मानना यह है कि अब फाइनली रिटेल को समझ में आया है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि काफी हद तक बाजार को संभाले हुए थे अब पिछले साल तक, उनका पोर्टफोलियो अब थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो गया। अगर आपने पिछले 2-3 साल में निवेश किया है तो आपको कोई खास SIP पे रिटर्न नहीं मिला होगा, बल्कि शायद आपको अगर 2 साल में किया है तो शायद नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। तो जैसे उनका जो पार्टिसिपेशन मार्केट में कम होगा तो वैल्यूएशंस जो है थोड़े हद तक वापस आ सकते हैं मोर सेंसिबल लेवल्स तक। जैसे मैंने कहा, मेजर ड्राइवर इस वक्त ब्याज की दरें हैं। अगर ब्याज की दर आपकी 6%, 6.5% से ऊपर है, जो कि आपको आज के दिन मिल सकता है म्यूचुअल फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में और शायद कुछ बैंकों में भी, तो जो अल्टरनेट ये है कि अगर बाजार का वैल्यूएशन ज्यादा है तो उससे अच्छा ये रहेगा कि डेट में आदमी निवेश कर सकता है, और यही कुछ हद तक स्विच मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशंस कंप्रेस होंगे, अर्निंग्स ग्रोथ भले ही आती रहे, लेकिन अगर आपने 10%, 12% की अर्निंग्स ग्रोथ देखी और उसमें से आपने वैल्यूएशन कंप्रेशन भी 10% का देखा, तो मुझे लगता है कि इस साल जो है सिंगल डिजिट रिटर्न मार्केट से आना चाहिए और उसमें फिर डेट काफी अट्रैक्टिव नजर आने लगता है। तो ये एसेट एलोकेशन की बात है, जब ये जैसे ये करेक्ट होगा वैसे अपने आप बाजार में फिर से निवेशक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक बात है। किन लेवल्स के आसपास आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे पैसा लगाने के लिए, या कितनी गिरावट हो तो आपको लगता है कि अब भारतीय बाजार इक्विटी के लिहाज से भी आकर्षक हो गए हैं? देखिए, जो सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सर्टेनिटी है कि अर्निंग्स आएंगी वो है बैंक्स, कुछ हद तक कंज्यूमर स्टेपल्स, ये सबके वैल्यूएशंस अभी भी बढ़े हुए हैं। तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है कि जहां पर अर्निंग्स की संभावना पर काफी हद तक सर्टन है, कैपिटल गुड्स, इस तरह के क्षेत्रों का वैल्यूएशन अगर आप देखें तो बाजार से कहीं ज्यादा है। तो अगर बाजार 18-20 टाइम पी पे चल रहा है तो ये सारे क्षेत्र जो हैं, स्पेशली कैपिटल गुड्स और FMCG अगर आप देखें तो अभी भी 50 के आसपास पी पे चल रहे हैं। तो ऑलरेडी अर्निंग्स जो है डिस्काउंट हो चुकी है। जहां पर अर्निंग्स का वैल्यूएशन कम है वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर वो कमोडिटी क्षेत्र हैं या उनकी गिरावट का उसमें संभावना है अर्निंग्स ग्रोथ में। तो मार्केट मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये समझ के चल रहा है, तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर यहाँ से भी अगर आप 8-10% की गिरावट दे सके, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आजकल में ही हो जाए। वो धीरे धीरे ग्राइंडिंगली स्लोली मार्केट नीचे गिरेगा और या इसी लेवल पर बना रहेगा और अर्निंग्स ग्रोथ कैचअप होंगी। तो जहां तक निवेशक का सवाल है, मेरे हिसाब से यहाँ से हर 5% नीचे आने पर बाजार को आपको इक्विटी में प्रवेश करना शुरू कर देना चाहिए और आपको इंक्रीमेंटली अपना पोर्टफोलियो बनाते रहना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए बाजार में निवेश करने के लिए। आज से आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के इस माहौल पर हमारे दर्शकों को साफ साफ दिशा देने के लिए। आनंद रंजन साहब, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स, बताते हुए आपको बता दें आपको कि थोड़ी देर में पूरे ग्लोबल मार्केट्स के माहौल पर एक विशेष शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसका नाम है SVB, इस पूरे बैंक के डूबने पर क्यों और कैसे डूबा। क्यों और कैसे डूबा ये तो हम बताएंगे, लेकिन इसके अलावा अब आगे के लिए क्या रहा है, अमेरिकी बाजारों में कितनी रिस्क है, क्या कुछ और बैंक्स गिर सकते हैं, क्या कुछ और मुश्किल होगी, फेड के एक्शन क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा और हमारे यहाँ निवेशकों को और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। इस पर हमारा आधा घंटे का ये एक विशेष शो आ रहा है। उससे पहले थोड़ा सा विदा लेने का वक्त है। मैं और दीप तो वैसे आपके साथ नहीं, हम दोनों ही ये शो करने जा रहे हैं, लेकिन बाकी हमारे एक्सपर्ट से विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब। विदा लेने से पहले सोच रहा हूँ जाते जाते वागले साहब के लिए जल्दी से एक बिगुल हो जाए। वागले साहब, बिना बिगुल के ही आपकी कॉल बताएं सर जाने से पहले। अनिल जी, थैंक यू। आज का दिन मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि IT में काफी गिरावट हो गई है और थैंक यू आने के लिए।
एक दूसरा स्टॉक आया है जो आईटी स्पेस में नहीं है लेकिन इसमें गिरावट होने की शुरुआत है। यूपीएल ने 700 के लेवल ब्रेक किए, अभी 696 97 का भाव है। मेरा मानना है एक 680 से 680 मतलब यहाँ से एक 15-20 रुपए की डाउन मूव आपको आज के दिन नहीं मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस 705 का होना चाहिए, 7-8 रुपए का रिस्क होगा। ऑन द डाउन साइड 15 से 18 रुपए का रिवॉर्ड है, इंट्राडे ट्रेड है। ओके, 15 से 18 यानी कि आप करीबन 680-675 के टारगेट रख सकते हैं नीचे की तरफ। ये राय आपके लिए यूपीएल में बिकवाली करने की। बहुत बहुत धन्यवाद वागे साहब, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इस शो के लिए इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम इस शो का समापन। आइए, जय हिंद।